हेलो हेलो गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड दिल्ली वालों। आप लोगों के लिए जो मैं एमसीक्यू के सॉल्यूशंस बना रहा हूँ, लेके आया हूँ सॉल्यूशंस। देखिएगा, ये जो आज 12th का जो मैथ्स का पेपर हुआ है सीबीएसई का बोर्ड का, ठीक है। मेरे पास सेट नंबर 2 है और उसके मैं सारे एमसीक्यू के सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या क्या आंसर्स हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग की जो 20 क्वेश्चन है, तो देखिएगा सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आप लोगों का। ठीक है भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा गया था कि डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है भाई, और चलिए देखते हैं थोड़ा। देखिएगा भाई, सेट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। इसने बोला था कि e की पावर e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स का हमने डिफरेंशिएशन करना है भाई विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको u लेट कर लेता हूँ, इसको मैं v लेट कर लेता हूँ। तो मतलब ये माना जाएगा कि हमने u का डिफरेंशिएशन करना है v के रिस्पेक्ट में, तो मतलब du अपॉन में dv आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो चलो पहले एक बार u वाले को सोल्व कर लेते हैं। u क्या है हमारा, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो du अपॉन में dx बनेगा। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्सपोनेंशियल ये एज इट इज आ जाएगा भाई। फिर साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। एंड फिर साइन का करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, और साथ में जो v हमने माना हुआ है कॉस एक्स को हमने v माना हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन होता है भाई माइनस साइन एक्स। तो देखिएगा भाई, तो ये du अपॉन में dv कैसे निकल जाएगा। आप लोग जानते हैं du अपॉन में dx और अपॉन उसके अपॉन में dv अपॉन में dx करके निकालते हैं। ये पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है। du dx की जो आंसर आया है वो ये है आपका e की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू में 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स एंड अपॉन में माइनस का साइन एक्स, जो dv dx है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, 2 को पहले लिख देते हैं, फिर e की पावर क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो भाई ये आंसर जो है आपका, ये आपका सी आंसर है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया सी। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है भाई, जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, टू टू के ऑर्डर की है। उसका डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है माइनस का 2 और हमें वैल्यू निकालनी है 5, डिटरमिनेंट ऑफ 5 एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है भाई, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे। तो भाई ए का डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है माइनस का 2, बोल रहा है कि 5 ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालना है। तो भाई ये जो एक ए मैट्रिक्स रही होगी उसका जो ट्रांसपोज आया होगा उसका 5 से मल्टीप्लाई करा होगा, फिर उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया गया है। 2 से 2 के ऑर्डर का है तो 5 एक काम करेंगे, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रखा था तो कॉमन भी आ जाएगा। लेकिन डिटरमिनेंट में हम रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं। तो अगर हम रो वाइज कॉमन लें तो 2 रो होंगे, तो 5 की पावर 2 भाई फर्स्ट रो सेकंड रो में से 5 5 कॉमन आ जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और बचेगा क्या, ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी था ए के डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है। तो 25 इंटू माइनस का 2 इट मीन्स की माइनस का 50। ये इसका आंसर आ जाएगा आपका -50। तो इसका आंसर हुआ भाई ए आंसर हुआ। ठीक है भाई, ए आंसर आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोला है कि फंक्शन आपको दे रखा है और फंक्शन आपको दिया हुआ है क्या भाई, एक्स अपॉन में 2 एन प्लस का 2 बाई एक्स। साथ में बोला हैज ए लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू, मतलब एक्स का किस वैल्यू पर आपका ये जो फंक्शन है आपका मिनिमा है। तो ठीक है भाई, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, दो बार डेरिवेटिव तो बनता ही है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का 1 होता है, 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, प्लस 2 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, जो एक्स की पावर है इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक पावर बढ़ा दो, ठीक है नीचे, और साइन चेंज कर दो, प्लस का था माइनस का हो गया। अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो भाई 1/2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे स्क्वायर का, ऊपर जो पावर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू जा 4 हो जाएगा, एक पावर बढ़ाएंगे साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा ये एक शॉर्ट ट्रिक से अगर आप क्वोशिएंट रूल से बचना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने जो है एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, किस तरीके से डेरिवेटिव किया जाएगा आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरी।
नाउ अब हमने क्या करना होता है भाई, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन को जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव 1/2 माइनस का 2/x स्क्वायर है इक्वल टू जीरो, माइनस का 2/x स्क्वायर, ये 1/2 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, बोथ साइड माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये टू टू जाए कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर इधर आके रूट चढ़ेगा, और ये रूट चढ़ते ही बेटा प्लस माइनस लग जाता है इक्वल टू एक्स, मतलब कि एक्स की वैल्यू आ गई +-2, मतलब एक्स की दो दो वैल्यूज आ रही है, तो 2 आ रही है और एक एक्स की वैल्यू आ रही है -2। अब जरा सेकंड डेरिवेटिव में रख के देखो कि किस वैल्यू पर ये मिनिमा आएगा, मतलब कि एक्स की वैल्यू रखने पर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, नेगेटिव बनेगा तो सेकंड डेरिवेटिव में अपोजिट होता है, मैक्सिमा हो जाता है, पॉजिटिव बनना चाहिए। तो अगर हम एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे ना, तो ये 2 का क्यूब आ जाएगा भाई कितना, एक्स 2 रखने पर 4/2 का क्यूब, मतलब जो कि कितना होता है भाई 8 होता है, 4 1 जा 4 2 जा 1/2 आएगा। अगर माइनस का 2 रखेंगे तो नेगेटिव बनेगा, तो भाई 2 पर ही क्या है, मिनिमा वैल्यू है, ठीक है भाई 2 पर मिनिमम है। चलिए ये आंसर हो गया इसका। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन बोलता है गिवन ए कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 7x माइनस का x का क्यूब दे रखा है, एंड x इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकंड, मतलब x में इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है उसमें, है ना, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है, देखो ना 2 यूनिट्स पर सेकंड है, ठीक है, हर सेकंड में 2 यूनिट इंक्रीज हो जाता है, x में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx dt और इज इक्वल टू में कितना है भाई 2 है, यूनिट पर सेकंड है, ओके। तो आगे बोलता था रेट एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग, तो स्लोप ऑफ कर्व हमें निकालना है, मतलब y में चेंजेस निकालना है, dy dx निकालना है आपको, व्हेन x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू भी दे रखी है 5। तो देखिए जी डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा dy अपॉन में dt से, अब 7x का करेंगे, 7 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dx dt आ जाएगा, t का मतलब यहाँ पे टाइम है, x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर पावर आ गई, पावर में से कम, और साथ में आ जाएगा भाई dx dt, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 7 और डी एक्स डी टी की वैल्यू ये रही भाई 2, ये रख देंगे 2 एंड -3, और x की वैल्यू कितनी है भाई 5 दे रखी है क्वेश्चन में, 5 का स्क्वायर, एंड डी एक्स डी टी की वैल्यू है 2 आपकी। इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर होता है भाई 25, 3 जा 75 होता है ना, 25 3 जा 75 एंड 2 जा कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, एंड 14 माइनस 150 ये आपका आ जाएगा भाई 136, और वो भी माइनस का, मतलब डिक्रीज हो रहा है, वो भी 136 यूनिट के हिसाब से, लेकिन इसमें बेटा आपका एक भी ऑप्शन नहीं दिया रखा हुआ है, तो ये ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा 1 माइनस का 136 आएगा यूनिट्स पर सेकंड, ठीक है, हर सेकंड में 136 यूनिट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आगे बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स P एंड Q इज इक्वल टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें जो डायगोनल होते हैं उसमें एलिमेंट्स होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है, डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि सेम ही हो। अच्छा, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Q इज, अच्छा P और Q का प्रोडक्ट करना है भाई, मान लीजिए पांचवा क्वेश्चन, एक P मैट्रिक्स है और एक Q मैट्रिक्स है, ठीक है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने पर जो पी क्यू मैट्रिक्स बनेगी उसके उसका इसके बारे में क्या क्या बोलता है, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्यू, अच्छा क्यू का ऑर्डर दे रखा है 3:2, बोल रहा है देन द ऑर्डर ऑफ पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है भाई, और जो पी और क्यू का प्रोडक्ट करने पर एक डायगोनल मैट्रिक्स बनती है, इट मीन्स की स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। तो आपको मालूम है कि इसके जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो रो इंटू कॉलम में बनेगा, कॉलम तो यही आ जाएगा 2, है ना, और जब ये 2 आ रहा है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसके रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 जो है, ये 3 तो एज इट इज होगा, इनटू में यहाँ पर क्या आएगा भाई 2 आएगा। अच्छा इसने बोला कि पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, तो 2:3 बनेगा भाई, 2:3 बोले तो सी आंसर हो गया इसका। आप लोग मालूम है ना, रो इंटू कॉलम करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम उठाते हैं, तो रो इंटू कॉलम मतलब 2:2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, तो इसका आंसर हो गया भाई सी। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बोलता है फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स, और इसने बोला हुआ है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 है, और यहाँ पे दे रखा है भाई एफ, और यहाँ पे दे रखा है रियल नंबर टेंस टू रियल नंबर, मतलब एक्स आपका डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी आपका रियल नंबर बनेगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि इन चार ऑप्शन में से क्या है, इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो चलिए, इंजेक्टिव का मतलब भाई 1 1 हो गया है, तो 1 1 की बात करें तो ये एफ एक्स वन हम चेक करेंगे, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू,
है ना, हम इस तरीके से हम करेंगे। और एफ एक्स वन की वैल्यू इनको इक्वल करके देखते हैं, एक्स वन अगर एक्स टू के इक्वल आ गया तो इंजेक्टिव हुआ। तो चलिए देखते हैं एक्स वन फंक्शन में एक्स वन, एक्स की जगह एक्स वन रखेंगे तो ये एक्स वन का स्क्वायर माइनस का फोर एक्स वन आ जाएगा एंड प्लस का फाइव एज इट इज। अब एक्स को एक्स टू रखेंगे तो एक्स टू का स्क्वायर एंड माइनस फोर एक्स टू आ जाएगा प्लस का फाइव, बोथ साइड फाइव है, फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू का स्क्वायर इधर आके भाई माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का फोर एक्स वन है, इधर से फोर एक्स टू इधर आके प्लस का हो जाएगा भाई, इक्वल टू जीरो। इधर से हमने आइडेंटिटी लगा देनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि होती है एक बार माइनस में या एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। इधर से माइनस फोर कॉमन ले लेते हैं तो ये एक्स वन माइनस एक्स टू बचेगा इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस टू ये कॉमन आ रहा है आपका, तो ये एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन आया, इसके बाद बचा क्या, एक्स वन प्लस एक्स टू एंड माइनस का फोर इक्वल टू जीरो। अच्छा, जब हम एक्स वन माइनस एक्स टू को जीरो के इक्वल रखेंगे तो भैया एक्स वन की वैल्यू एक्स टू के इक्वल तो आ गई, साथ में ये भी दे रखा है एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस का फोर इक्वल टू जीरो, ये भी एक्स्ट्रा बन रहा है। तो हम कहेंगे भाई प्योरली ये आंसर तो नहीं आ रहा है ना, तो ये इंजेक्टिव तो नहीं है, ठीक है भाई, तो इंजेक्टिव नहीं है तो ए आंसर तो नहीं होगा, और इवन ए भी नहीं होगा सी भी नहीं होगा, ठीक है। तो बी में बोला नॉट इंजेक्टिव और डी में बोला नाइदर इंजेक्टिव, दोनों में इंजेक्टिव को मना किया गया है, तो बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब जरा सब्जेक्टिव को चेक कर लें, सब्जेक्टिव कैसे निकालेंगे कि ये जो फंक्शन है ना भाई, इसको एफ एक्स को हमने वाई लेट करना है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स और प्लस का फाइव है, इसको हमने एक्स के टर्म्स में निकालना है, ठीक है, वाई के टर्म्स में नहीं बनाना, इसे एक्स के टर्म्स में ये बना हुआ है हमारा इक्वेशन। अब हमने वाई के टर्म्स में बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, इस फाइव को हम फोर प्लस वन लिख सकते हैं, तो अब आप देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एंड प्लस का वन। ये वाई है लेफ्ट साइड में, ये वाई, जैसे वाई बच गया ना लेफ्ट में, ऐसे ही यहाँ पर एक्स बचेगा, बाकी सब इधर आ जाएगा, तो ये वन इधर आके क्या हो जाएगा भाई माइनस का वन, इक्वल टू में बचा भाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, जो स्क्वायर इधर आके रूट चढ़ जाएगा, जो माइनस का टू है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो अंडर रूट में वाई माइनस का वन एंड प्लस का टू हो जाएगा, इक्वल टू में क्या रह गया भाई एक्स रह गया। तो अब ये बताओ क्या हम y की वैल्यू, इसने बोला था यहाँ क्वेश्चन में कि ये दोनों ही क्या है रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन भी और रेंज भी, ठीक है। तो अच्छा, क्या y में हम सारे रियल नंबर रख सकते हैं, मतलब देखो यहाँ पर हम सारी वैल्यू नहीं रख सकते y की वैल्यू जो हम रखेंगे वो एक रखेंगे या एक से ज्यादा रखेंगे, रियल नंबर हम नहीं रख सकते, ठीक है भाई, सारे रियल नंबर हम यहाँ नहीं रख सकते। अगर हमने मान लिया जब वन से कम नंबर रख रहे हैं, अगर हम जीरो भी रख रहे हैं तो बेटा ये अंडर रूट में माइनस का बनेगा, और माइनस का तो कोई आंसर होता नहीं रूट के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे जो वाई है वो बिलोंग्स नहीं करेगा आर को, तो भाई सारे रियल नंबर नहीं बनेंगे वाई पर, जो इमेज बनेगी, तो ठीक है इमेज सारे रियल नंबर नहीं बनेंगे, तो इसलिए क्या होगा, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव का केस होगा, इसका डी आंसर होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिएगा बेटा क्या बोलता है कि साइन एक्स वाई इजगल टू क्या दे रखा है, वन दे रखा है, डिवाइड एक्स निकालना है, ठीक है भाई। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका दे रखा है साइन ब्रैकेट में एक्स वाई इज इक्वल टू वन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई कॉस थीटा, फिर थीटा का करेंगे तो जब इसमें थीटा का करेंगे तो प्रोडक्ट लगा देंगे एक्स वाई मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स एज इट इज वाई का डिफ्रेंशिएशन डिवाइड एक्स आ जाएगा, प्लस आपके वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, और ठीक है भाई, और वन का जीरो हो जाएगा, ये कॉस एक्स वाई ये डिवाइड में जाएगा जीरो के तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स डी वाई डी एक्स, प्लस का जो वाई है इक्वल टू में जीरो है भाई, एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है भाई, ये वाई इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और इवन ये एक्स इधर आके अपॉन में आ जाएगा, तो मतलब देखा है तो डिवाइड एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वाई अपॉन एक्स, इट मीन्स कि इसका आंसर हो गया भाई डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। क्वेश्चन नंबर एट में बोला था इफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो क्या है, इज द मैट्रिक्स, वो ये मैट्रिक्स बनेगा, तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई, लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। तो चलिए, तो अब क्या करें, पहले इनवर्स निकालने के लिए हमें इसका डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा, भाई डिटरमिनेंट निकालते हैं, एक काम करते हैं इसको लेके सोल्व करते हैं फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो में सेवन आ रहा है, इसका सेवन का कॉलम और रो हाइड करेंगे तो एलिमेंट बनेंगे वन जीरो जीरो वन, ये आपका डिटरमिनेंट फॉर्म में आएगा टू से टू के ऑर्डर का। ओके, फिर सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का तो प्लस का करेंगे, इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे तो ये माइनस का वन जीरो वन आ जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट कौन सा, माइनस का थ्री, इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे तो माइनस का वन वन माइनस का एंड वन जीरो ही आ जाएगा। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस जीरो प्लस थ्री, इनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का वन फिर जीरो आ जाएगा, एंड माइनस का थ्री इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो
एंड माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है, तो ये आ गया 7 और ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, इनका मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से तो माइनस का 3, इट मीन्स कि ये 1 आ गया। यहाँ डिटरमिनेंट तो 1 आ रहा है, डिटरमिनेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिलहाल ये देखो भाई जो लैम्डा आ रहा है ना, ये वाला है ना, तो ये कैसे बनेगा, ये कोफैक्टर होगा है ना, तो ये जो सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है ये वाला, इसका कोफैक्टर जो बनाएंगे तो वो इसके बराबर होगा, क्योंकि देखो जब इनवर्स निकालने के लिए हम सभी के कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर उनका ट्रांसपोज कर देते हैं, एडजॉइंट जब बनाते हैं, तो बेटा 2:2 का जो ऑर्डर का जो ये एलिमेंट है इसका कोफैक्टर बनेगा वो यही रहेगा। अगर आप रो को कॉलम में भी चेंज करोगे तो 1 एज इट इज रहेगा, मतलब इसका जो कोफैक्टर होगा वो लैम्डा के बराबर होगा। तो चलिए निकालते हैं इसका कोफैक्टर, जो एक क्या होगा C11, ठीक है, वो सॉरी C22 है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका कॉलम और रो हाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 -1 -3 एंड 1। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा भाई 7 माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 और ये आपका आ जाएगा फाइनली 4, और ये आपका लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है भाई, लैम्डा की वैल्यू आ गई क्या क्या है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। और नाइन्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो भाई नाइन्थ क्वेश्चन में इसने बोला है फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर, हमें निकालना है वेयर वेयर इसने बोला भाई वेयर ए आई जे इज ए 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ओके, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई मैट्रिक्स ये रखिए। अच्छा भाई देखो जो ए मैट्रिक्स आपको निकालनी है उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 होंगे, 1 2 होगा, 1 2 1 होगा, 1 2 2 होगा। ठीक है भाई, तो अब ये कैसे निकालेंगे, देखो जो मैक्सिमम होगा उसमें से मिनिमम को माइनस करना है, आई जे में से, जैसे आप 1 1 को पकड़ो तो इसमें दोनों ही इक्वल है ना, दोनों ही मैक्सिमम दोनों ही मिनिमम है, तो 1 में से 1 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा 2 2 वाले केस में। अच्छा 1 2 के केस में, 1 2 के केस में जो सेकंड एलिमेंट है 1 2 वाला, फर्स्ट और सेकंड कॉलम वाला, इसमें मैक्सिमम क्या है 2 और मिनिमम क्या है 1, तो मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करना है तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ये आपका ए आ गया, और ये आपका ठीक है। अब हमें निकालना है लेकिन ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसी मैट्रिक्स का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, ये 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 एंड 1 1 1 आ जाएगा, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड देन 0 0 आ जाएगा। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 बनेगा, इसका 1 एंड 0 मतलब 0, मतलब ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मीन्स कि सी आंसर इसका हो गया। ठीक है भाई, चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए भाई 10th क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 से 3 के ऑर्डर की सच दैट द एडजॉइंट ए आपको दे रखा है 8, तो आपको ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है भाई, बहुत आसान है। देखो भाई 10th क्वेश्चन, भाई एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो 8 दे रखा है, और एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है ए का डिटरमिनेंट की पावर n-1, एन का मतलब यहाँ पे ऑर्डर होता है, ऑर्डर 3 है तो 3 एन की जगह 3 रखा जाएगा, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा, ये 8 आ गया। ठीक है भाई, ये स्क्वायर इधर आके रूट चढ़ जाएगा, और आप ये कह सकते हैं कि √8 हो गया ये, और ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है, और √8 को आप लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई डी आंसर, इसका आंसर भी डी हो गया। 11th क्वेश्चन की बात करें तो देखो 11th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लिमिट है π/4 टू π/2 टू π/4, यहाँ पे दे रखा है cot थीटा इंटू में cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप देखेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। भाई कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस का होता है, तो ठीक है भाई, ये कॉट थीटा को हमने लेट कर लिया टी, और इसका हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि फंक्शन थीटा में बना हुआ है। तो कॉट थीटा का हो जाएगा भाई माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, और टी का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी टी अपॉन में डी थीटा आएगा, डी थीटा को उधर ले लो, बस यह माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो एक काम करें, एक माइनस, चलो माइनस को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का डी टी। तो बताइए भाई, ये कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू तो हम लिखेंगे माइनस टी डी टी, तो माइनस को बाहर निकाल दिया डी टी, और कॉट थीटा को हमने मान रखा है टी। लिमिट चेंज करेंगे, जब ये 90 रखेंगे π/2, कोट 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, कोट 90 होता है भाई साइन 90 अपॉन में, ना ना ना, कोस अपॉन साइन 90 है ना,
तो cos 90 होता है भाई 0, sin 90 होता है 1, तो 0/1 इट मीन्स कि 0 हो जाएगा। और ये 45 की वैल्यू करेगा क्या होती है, 1 होती है। अच्छा टी की वैल्यू, टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर बटे में 2, ये बाहर निकाल दो, ये माइनस के बाहर। इसमें लिमिट रख दो -1/2, जीरो रखेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो, -1 का स्क्वायर 1, तो मतलब फाइनली -1 बचेगा अंदर। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो 11th का है भाई 1/2 आंसर, 1/2 ए आंसर है। तो ये ए आंसर इसका आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। तो 12th क्वेश्चन में क्या है, जो 12th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है भाई डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में 9 - 4x²। तो एक्स स्क्वायर सिंगल होना चाहिए, 4 दे रखा है, 4 को कॉमन लिया जाएगा अंदर ही अंदर। तो 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 9/4 -x², क्योंकि भाई कॉमन लेने का मतलब क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है। ठीक है भाई, डिवाइड कर देना होता है। अब देखो चाहे वापसी 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 से 4 कटेगा 9 है, 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो 4x², वापसी वही बन जाएगा। फिलहाल 4 की जरूरत नहीं है अंदर, तो 4 को रूट से बाहर निकालो, और 4 का स्क्वायर रूट जब रूट से बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा बाहर। ये dx हो गया, इनको स्क्वायर में चेंज करो तो 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, और माइनस का ये x²। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला अंडर रूट में a² -x² वाला, जो कि स्पेशल फॉर्मूला है, ये 7.4 में आपने पढ़ा होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ये साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी। ठीक है भाई 1/2 ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x, और a की वैल्यू क्या है भाई, a की जगह यहाँ पे दे रखा है 3/2, 3/2 भाई ऊपर जाके हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x प्लस सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13 क्वेश्चन में ये आप बोला है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड x = 1। तो ये जो बेटा y² = 4x है, ये आपका पैराबोला है, और ये कौन सा पैराबोला है, ये आपका है राइट हैंड साइड पैराबोला। ठीक है भाई, ओके। और यहाँ पे एक x की वैल्यू 1 भी दे रखी है, x की वैल्यू सपोज ये रही 1 x एक्सिस पे, इसकी लाइन बनेगी वर्टिकल एकदम। तो हमें ये जो लाइन है x = 1 की, और ये पैराबोला है, इसके बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो आपको निकालना है। इसका नाम डाल देते हैं ए बी एंड देन सी, आपको ये एरिया निकालना है। आप एक काम करेंगे, ये ए ओ बी वाला एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे, तो डबल कर देंगे तो टोटल ये आ जाएगा, है ना। ठीक है भाई और ये वाले एरिया की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 to 1, 0 to 1 और ये पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4x, स्क्वायर हो जाके रूट चढ़ेगा, तो अंडर रूट 4 और x हो जाएगा, 4 का तो 2 हो जाएगा, और x पे रूट लगा रहेगा, और x की पावर 1/2 कर सकते हैं रूट का मतलब। और भाई ये जो है आपका, ये बन गया y = 2 x की पावर 1/2। ठीक है भाई लिमिट 0 to 1 है, तो फंक्शन भी हमारा x में बनेगा, तो हमने y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू ही आपकी x में आएगी। 2 जो आ रहा है कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो इसको, और ये x की पावर हाफ बचा, ये तो y की वैल्यू आ गई। एक्चुअली ये एरिया जो निकलेगा ये वाला एरिया निकलेगा, और हमने इसका भी क्या करना है, डबल करना है, तभी तो टोटल एरिया आएगा आपका। ठीक है भाई, ओके। ये वाला एरिया इस पैराबोला के नीचे का ही एरिया है सारा, है ना। तो पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू रखी जाएगी, है ना। तो 2 2 कितना आ जाएगा भाई 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर जो हाफ है उसमें एक जोड़ेंगे, 3/2 हो जाएगा, वही नीचे आएगा 3/2 ऊपर जाके ये हो जाएगा भाई आपका 2/3। ठीक है, इसमें आपने लिमिट लगानी है कौन सी, 0 to 1, तो ये तो हो जाएगा भाई 8/3। लिमिट लगाएंगे जब 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, 0। 8/3 इसका आंसर आ गया, मतलब कि बी आंसर है इसका। ठीक है भाई, हाँ भाई 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसने दे रखी है भाई dy/dx = x + y। ये प्लस में पावर है तो ब्रेक कर सकते हैं, e⁻x इंटू e⁻y ऐसे लिख सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो रही है तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल सेपरेबल किया जाएगा अगले स्टेप में। तो भाई dy इधर ही रहेगा, e⁻y ये नीचे आ जाएगा, और ये जो e⁻x है dx इधर पहुंचेगा। बहुत साइड हमने इंटीग्रेशन करना है, e⁻y पहले ऊपर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा ये dy। ठीक है भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ex ही आ जाएगा प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e⁻−y,
एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा, लेकिन इसकी पावर जो माइनस वाई उसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपॉन में -1 भी आएगा। ये एक्स को इधर बुला लो, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में क्या रहेगा सी, मतलब एक तरह से माइनस ए की पावर माइनस वाई एंड माइनस ये माइनस का ही हो जाएगा, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू सी। साइन चेंज कर दो भाई सभी के, ए की पावर माइनस वाई प्लस ए की पावर एक्स और ये माइनस का सी। सी रहा है तो कांस्टेंट है ना, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस हो, कांस्टेंट को हम सी से ही डिनोट करते हैं। तो आप क्या कर लो, पहले चाहे तो ई एक्स को पहले लिख लो, बाद में ए की पावर माइनस वाई को लिख लो, प्लस में आगे पीछे इंटरचेंज करने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सी ही रहेगा। तो आपका इस हिसाब से जो आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है भाई, ए आंसर है इसका। ठीक है जी। अगला फिफ्थ क्वेश्चन की 15th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ये बोलता है द एंगल विच, हमें आपको क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल निकालना है। द एंगल विच द लाइन, लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के साथ मिलकर जो है आपका एंगल जो बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है वो आपको निकालना है। ठीक है, जो लाइन की अगर हम बात करें तो लाइन की जो हमारे डायरेक्शन रेशियो आपको दे रखी है, डी आर से डिनोट कर देता हूँ डायरेक्शन रेशियोज को, ये 1 -1 एंड 0 दे रखे हैं। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस भी एक लाइन होती है, इसके डायरेक्शन रेशियो तो नहीं निकाल सकते, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन से हम निकाल सकते हैं। इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ये होते हैं आपके 0 1 एंड 0 होते हैं। ठीक है भाई, और अब इन दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है, तो फार्मूला जो बनता है आपका, सपोज आप इसको ये मान लो ए वेक्टर, ये मान लो आप बी वेक्टर। ठीक है भाई, फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर आएगा, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0, ये माइनस का 1, ये 0 मतलब माइनस का 1, और अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस करेंगे तो ये √2 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो फाइनली ये यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, 1 से गुणा करेंगे √2 की तो 1 ही रहेगा, वो √2 ही रहेगा, है ना। तो 1/√2 कॉस की किस एंगल वैल्यू होता है, 45 पे होता है ना, मतलब 45 मतलब π/4। अब ये एंगल माइनस, ये अंदर माइनस का आ रहा है तो माइनस लगाएंगे, लेकिन इसकी रेंज माइनस में नहीं होती तो आगे पाई लगा देंगे, तो ये आ जाएगा भाई 3π/4, इसका आंसर आएगा बी आंसर। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोलता है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है लाइन की जो कि पॉइंट जिस इस पॉइंट से तो पास हो रहा है और पैरेलल है वो इस लाइन के एक्चुअली। ठीक है भाई, इस लाइन के पैरेलल है, तो चलिए भाई, तो क्या हो सकता है, ये तो आपके पॉइंट से 1 -3 2 और इस लाइन के पैरेलल है, तो एक काम करते हैं, ये जो लाइन आपको दे रखी है इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। प्रॉपर तरीके से मतलब यहाँ लैम्डा बाहर निकाल लेते हैं, तो पहले बिना लैम्डा वालों को ले लेते हैं, तो 2y हो गया, और जे के साथ लैम्डा है, के साथ एक माइनस के आ रहा है, माइनस का के, बाकी बचा जो है लैम्डा वाला, लैम्डा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, आई बचेगा, और यहाँ लैम्डा जे के साथ भी है तो जे बचेगा, लैम्डा बाहर लिख दिया हमने, कॉमन ले लिया अभी से ही, और लैम्डा कॉमन लेंगे 2 लैम्डा के है ना, तो लैम्डा कॉमन लेने के बाद प्लस का 2 के बचेगा। ठीक है भाई, अब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बी वेक्टर तो सेम ही होते हैं, तो ये तो डायरेक्ट हमारी जो इक्वेशंस होती है कार्टेशियन की, x-x1/a, y-y1/b और z-z1/c होती है। तो पॉइंट्स तो ये आ जाएंगे हमारे, x1 y1 z1 1, और a की वैल्यू ये रही, यहाँ से आ जाएगी 1, y माइनस ये माइनस का 3, और ये आपका ये b की वैल्यू 1 आ जाएगी, z-z1 ये आपका 2 है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2 आ जाएगी। तो देखो ऐसा कोई आंसर बन रहा है क्या, ये प्लस का 3 बनेगा, ये आपका डी आंसर आ गया। ठीक है भाई, प्लस का 3 हो जाएगा तो, है ना, बाकी सब मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, अरे ये क्वेश्चन नंबर 16 ही था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका एनसीईआरटी का है, इसने बोला इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ए बाई बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो आप लोग जानते हैं कंडीशनल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रॉपर्टी ऑफ बी आएगा इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही है, प्रॉपर्टी ऑफ ए। तो देखो दोनों तरफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन कटा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, भाई नीचे आएगा तब भी कटेगा। अब दोनों का रेसिप्रोकल कर दो तो प्रॉपर्टी ऑफ बी बराबर प्रॉपर्टी ऑफ ए के बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रॉपर्टी बी के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका डी आंसर हो गया इस हिसाब से, डी आंसर हो गया। ठीक है भाई,
18th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18th क्वेश्चन देखो भाई, 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18th क्वेश्चन ने कहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर से डिनोट किया हुआ है। ओके, रिस्पेक्टिवली द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो 3:1। ओके, मैं एक काम करता हूँ। एक लाइन मैंने ड्रॉ करी। ये आप पी वेक्टर मान लेंगे, इसको इसको आप क्यू वेक्टर मान लेंगे, ठीक है भाई। इस ये हालांकि है तो पी और क्यू पॉइंट, उन्हीं के पोजीशन वेक्टर बना रखे हैं, ऐसे मान के चलो। इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक बीच में से काटा, इधर काटा, इधर काटा, तो ये चार इक्वल पार्ट्स हो गए ये, है ना। तो अब ये जो है आर पॉइंट्स, आर इसको डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशो में। तो आर पॉइंट यहाँ पर होगा आपका, क्योंकि यहाँ एक दो तीन, यहाँ तीन पार्ट और यहाँ एक सिंगल पार्ट रह गया। ठीक है भाई, अच्छा। आर यहाँ पे होगा। फिर इसने बोला एस इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट पी आर। पी आर का जो है ना मिड पॉइंट होगा कौन, एस। तो एस बिल्कुल ठीक यहाँ पर होगा। ये आपका एस हो गया, मतलब ये एक और ये एक और ये आधा आधा, एक का भी आधा आधा कर दिया। ठीक है भाई, तो इतना जो पार्ट रह गया होगा यहाँ पे, ये एक और आधा मतलब डेढ़, है ना। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ एस, एस का हमें निकालना है क्या होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना रह गया भाई, एक दो और ये आधा ढाई। ठीक है, तो इनका जो रेशियो बनेगा, एस ने जो पी क्यू को डिवाइड करा होगा किस रेशियो में डिवाइड करा होगा, डेढ़ और ढाई, है ना। दोनों मतलब रेशियो प्रॉपर निकालूंगा तो डेसिमल से डेसिमल कटेगा, है ना। जैसे 1.5 अपॉन में 2.5 नहीं लिख लेते हैं, डेसिमल से डेसिमल कटा, 5 से डिवाइड करो, 5 3 जैन 5 5 जा, मतलब 3 और ये 5 के रेशियो बन गया इसका। और हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एस निकाल देंगे, है ना। तो ये कैसे होगा भाई। 3 की मल्टीप्लाई होगी इस क्यू से, क्यू वेक्टर से, एंड प्लस 5 की इससे पी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 पी वेक्टर, और अपॉन में 3 और 5 को ऐड कर दिया जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो ऐसा कोई आंसर बन रहा है क्या। तो देखो ये बन गया भाई, डी आंसर इसका। ठीक है भाई, 5 पी प्लस 3 क्यू अपॉन में 8। आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने बोला है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, द वेक्टर्स, आपको तीन वेक्टर दे रखे ए बी सी, और इसने बोला रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, ये तीनों जो साइड्स है ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हैं। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे इनके हमें, और पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं। ठीक है भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जो कि है, और स्क्वायर भी कर देंगे। अच्छा, मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट में, जब स्क्वायर ही निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो रूट में नहीं आएगा। तो हम सीधा लिखेंगे इनका स्क्वायर का सम, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 2 का 4 हो गया, और 8 का हो गया भाई 64, जो कि कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। अब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालें, केवल इनके डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का सम करेंगे। तो 10 का तो 100 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, इट मीन्स ये 140 आ जाएगा, है ना। ओके। सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो भाई ये आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर अगेन 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो ये आ गया भाई तुम्हारा कितना, 36 हो गया। तो आप देखेंगे 104 और 36 को जोड़ने पर ये आपका बन रहा है 140। इट मीन्स की पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रहा है। ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा, बाकी अदर टू साइड से। तो वाकई में ये आपका असर्शन जो है आपका ठीक है, कि अभी तीन वेक्टर जो मिलकर है एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। अब रीजन की बात करें, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ओके, ऐसे तीन वेक्टर हैं जो जीरो वेक्टर नहीं है, ऑफ विच नन ऑफ टू आर कोलिनियर, इसमें से दो तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, फॉर्म से ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल बनाएंगे इफ देयर रिजल्टेंट इज जीरो वेक्टर और सम ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द थर्ड वेक्टर। बिल्कुल ठीक बात है भाई। देखो, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है मान लो इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर है भाई इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का सम करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो ही आएगा, या इसकी इसकी डायरेक्शन आप जो है ऐसे मान के चलें, तो ऐसे गया और वापसी ऐसे आया तो जीरो ही आ जाएगा, है ना। तो ये ठीक है भाई रीजन इसका, है ना। तो रीजन इसका ठीक है। इसने बोला और सम ऑफ एनी टू वेक्टर इज इक्वल टू द थर्ड, या इन दोनों का सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। चलिए, तो फिलहाल मतलब रीजन ठीक है। तो दोनों ही ठीक है, तो भाई ए आंसर इसका हो जाएगा, है ना। और ट्रायंगल तो बनेगा, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ऐसा कुछ ठीक है, ए और बी, ए ही मान लेते हैं, ए इसका आंसर होगा भाई।
अच्छा 20 की बात करें, दोनों ही ठीक है। 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए भाई क्या बोल रहा है। इसने बोला है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज -1 1। ये ठीक है भाई, असर्शन ठीक है, इसकी रेंज यही होती है, आपको मालूम होगा, यूनिवर्सिटी ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज, ये तो गलत है इसका। ठीक है भाई, रेंज तो गलत बता रहा है इसकी, जबकि कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है 0 to पाई होती है और क्लोज ब्रैकेट के साथ। तो ए ठीक है, आर गलत है इसका, है ना भाई। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, ए जो है ठीक है, मतलब कि सी आंसर हो जाएगा इसका, 19वें का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो एमसीक्यू फिनिश हो गए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे बाकी के आगे के क्वेश्चंस। तो वेट करिएगा। दिल्ली वालों, दिल्ली का पेपर सॉल्व कर दिया, सेट नंबर 2, सेट नंबर 1 और 3 में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। चलिए आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।